फर्स्ट ऑफ ऑल इज द HSP70 system. HSP70 system, राइट. अच्छा, अब आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये HSP70 सिस्टम है क्या. नाउ HSP70, अच्छा, द वर्ड HSP70 ये असल में इस सिस्टम को इसलिए दिया गया बिकॉज ये सिस्टम कुछ इस तरह के प्रोटीन्स पे कंसिस्ट करता है जिनको हम लोग HSP70 कहते हैं. असल में इस सिस्टम में, मतलब कि इस कैप्रोनिन सिस्टम में, मतलब कि इस कैप्रोन सिस्टम में आपके पास 3 किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव HSP70, जिसकी वजह से इसको HSP70 सिस्टम कहते हैं. उसके बाद यू हैव HSP40, राइट. उसके बाद यू हैव NEF. अच्छा, नाउ दिस HSP मीन्स हीट शॉक प्रोटीन. हीट शॉक प्रोटीन. एंड 70 जो है वो है 70 किलो डाल्टन, ये इसका रिलेटिव मोलिकुलर वेट है. ठीक है. एंड सेम इज द केस गोज फॉर HSP40. 40 इज द रिलेटिव मोलिकुलर वेट एंड HSP मीन हीट शॉक प्रोटीन. नाउ दिस NEF मीन्स न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर. अच्छा, ये इसका इंट्रोडक्शन काफ़ी है. ये उन सिस्टम में से एक है इस वीडियो का जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, डिटेल. ठीक है. सो इसके प्रोटीन्स की जो कन्फर्मेशन होती है उसको हम लोग थोड़ा सा लेटर ऑन देखते हैं. फिर हम लोग कुछ जो मजीद दूसरे किस्म के आपके पास कैप्रोन सिस्टम है उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं. अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बताना भूल गया कि ये तो HSP70 सिस्टम है ना, ये आपके पास यूकैरियोट्स में भी होता है और ये आपके पास प्रोकैरियोट्स में भी होता है, राइट. अच्छा, लेकिन ये जो आपके पास HSP70, HSP40 और ये NEF है, ये आपके पास टिपिकली आपके पास यूकैरियोट्स में ये प्रोटीन पाए जाते हैं. असल में जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ऐसे ही प्रोटीन्स होते हैं लेकिन उनका नाम थोड़े से दूसरे हैं. सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम आल्सो. ये जो हैं सारे, ये आपके पास प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर. यूकैरियोट. अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अंदर HSP70 की जगह होता है DNA के. HSP40 की जगह होता है DNA J. ठीक है. और NEF यानी न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की जगह होता है आपके पास GRPE. अच्छा, DNA जगह मतलब है, असल में ये जो आपके पास दो प्रोटीन है, जब इनको फर्स्ट डिस्कवर किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये जो दोनों प्रोटीन्स हैं ये असल में इन्वॉल्व होते हैं वायरल रेप्लिकेशन में. दे आर एक्चुअली रेगुलेटरी प्रोटीन्स. यानी जब फर्स्ट ऑफ ऑल इनको डिस्कवर किया गया तो ये एज्यूम कर लिया गया कि ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ DNA, ऑफ वायरल DNA रेप्लिकेशन. दैट्स वाई इनके नाम के साथ आप लोग DNA कहते हैं. लेकिन ये असल में एक मिसनोमर है बिकॉज लेटर ऑन जब रिसर्च की गई अच्छी तरह से तो उनको ये पता लगा कि दे आर एक्चुअली नॉट इन्वॉल्व इन वायरल DNA रेप्लिकेशन, बट ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, कैप्रोन सिस्टम में. अच्छा, इनका जो फंक्शन है और इनकी जो कन्फर्मेशन है बिल्कुल सेम है, बस नाम का डिफरेंस है. प्रोकैरियोट्स में आपके पास DNA J और GRP होता है और यू में आपके पास ये होता है. GRP मीन्स ग्लूकोज रेगुलेटेड प्रोटीन. ग्लूकोज रेगुलेटेड प्रोटीन, अ प्रोटीन विच इज रेगुलेटेड बाय एग्जैक्टली ग्लूकोज. यानी कि इसका जो आपके पास रेगुलेटर है इस प्रोटीन का, उसको आप लोग ग्लूकोज कहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको GRP कहते हैं, ग्लूकोज रेगुलेटरी प्रोटीन. इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है. ये भी आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको एक्सचेंज करता है. अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब है? मीन्स दैट कि फॉर एग्जांपल जब आपके पास ATP, फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पर एक प्रोटीन है और इसके साथ लगा हुआ है ATP. ठीक है. और जब ये ATP अपने आप को ADP में कन्वर्ट करेगा, ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये जो आपके पास GRP और NEF होगा ये आकर इस ADP को रिमूव कर देंगे, मतलब इसको वहां से हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एग्जैक्टली ATP. बिकॉज असल में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड, या मतलब ये आपके पास एक न्यूक्लिक एसिड है, DNA के साथ इसका लिंक है, मतलब ये DNA का बायोमोलिक्यूल आप कह सकते हैं इसको. ठीक है. इस तरह से जो आपके पास ये जो NEF है और GRP ये एज अ न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर के तौर पे काम करते हैं. नाम का डिफरेंस है, बाकी सबका फंक्शन सेम है.
सो अब आइए डिस्कस करते हैं HSP70 सिस्टम को। और यहाँ पर मैंने उन तीनों प्रोटीन को लिख लिया जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर आपके पास जो मेन है वो आपके पास यूकैरियोटिक है, और ये जो आपके पास ब्रैकेट्स में है ये उनके सब्स्टिट्यूट हैं इनसाइड द प्रोकैरियोट सिस्टम। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये जो आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स हैं इनकी जो कन्फर्मेशन है, कितने डोमेन्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो आइए उनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस HSP70 सिस्टम, सॉरी HSP70 प्रोटीन इन शॉर्ट DNA के, ये असल में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है जो कि आपके पास 3 डोमेन्स में कन्वर्ट होता है। मतलब कि इसके 3 डोमेन्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन टर्मिनल डोमेन, एन टर्मिनल डोमेन, ठीक है, जिसको हम लोग ATP बाइंडिंग डोमेन कहते हैं, ATP बाइंडिंग डोमेन, ठीक है। देन वी हैव दिस मिडिल वन, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन कहते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन। इन शॉर्ट वो जो आपके पास HSP40 होगा, ठीक है, ये इन शॉर्ट इनसाइड प्रोकैरियोट DNA J होगा, प्लस जो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन होगा जिसको हम लोग सेपरेट सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं, सबस्ट्रेट, वो इस डोमेन के साथ आके बाउंड होगा। और इसके बाद आपके पास जो लास्ट वन है विच इज C टर्मिनल डोमेन, C टर्मिनल डोमेन, जो कि एज अ लिड काम करेगा, एज अ लिड। मतलब कि उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को HSP70, HSP40 और अनफोल्डेड प्रोटीन का जब एट द एंड एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि उस अनफोल्डेड प्रोटीन को फोल्ड करेगा, उसका एज अ, मतलब उसको क्लोज कर देगा, ठीक है। इट्स अ C टर्मिनल डोमेन, और उसका फंक्शन क्या है, ये एज अ लिड काम करता है। अच्छा, सो ये आपके पास कुछ प्रोटीन्स हैं। अच्छा, अब हम लोग इनके मैकेनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके मैकेनिज्म को हम लोग वाया पिक्चर डिस्कस करेंगे। मतलब कि एक पिक्चर है उसकी मदद से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो आपके पास मैकेनिज्म है वहाँ पर हम लोग HSP70 की जगह DNA K और DNA J को डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा कि HSP70 सिस्टम, मतलब कि HSP70 प्रोटीन है, उसकी जगह पर आपके पास DNA K होगा, HSP40 की जगह DNA J होगा, एंड NEF की जगह ग्रेप होगा, लेकिन फंक्शन एग्जैक्टली सेम है। मतलब अगर आप उस पिक्चर से यूकैरियोटिक समझना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये DNA K की जगह HSP70 एंड सो फॉर वाइस वर्सा फॉर एवरी प्रोटीन। सो अब आइए डिस्कस करते हैं इसके मैकेनिज्म को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो आपके पास HSP70 है उसके साथ आगे एज यू कैन सी कि आपके पास एक ATP अटैच होता है। उस ATP के अटैच होने की वजह से जो आपके पास HSP40 और जो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, वो आपके पास इस प्रोटीन के साथ आके अटैच हो रहे हैं। अच्छा, इस पिक्चर में आपको डोमेन्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन इट्स जस्ट अ पिक्चर, लेकिन आई होप सो कि आपको इसका मतलब समझ आ रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है। आप लोग इसकी बाइंडिंग को देख सकते हैं। अच्छा, वैसे होता क्या है ATP के बाइंडिंग से, असल में अगर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करें तो जब ATP बाउंड होता है आपके पास HSP40 एंड जो DNA K के साथ यहाँ पर, तो जब DNA K के साथ यहाँ पर ATP बाउंड हो रहा है तो ATP के बाउंड होने की वजह से इसकी जो एक लिड होती है विच इज C टर्मिनल लिड, वो ओपन हो जाती है और प्रोटीन ओपन कन्फर्मेशन में आता है। और जब प्रोटीन ओपन कन्फर्मेशन में आता है, ठीक है, तो उससे होता ये है कि जितने भी आपके पास HSP40 है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके पास DNA J या इन शॉर्ट HSP40 को डिस्कस नहीं किया कि उसका फंक्शन क्या है। तो आपके पास जो DNA J है ये ऐसा कोकैपरॉन है, मतलब कि ये जब आके आपके पास DNA K के साथ अटैच होगा तो इसके अटैच होने की वजह से जो वो DNA K है उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर अनफोल्डेड प्रोटीन। मतलब जब ये अटैच होगा तो DNA K अपने अनफोल्डेड प्रोटीन के साथ अच्छे से अटैच हो पाएगा, और प्लस ये एज अ ATPase काम करता है। मतलब कि ये जो DNA J है कि ATP को ADP में कन्वर्ट करता है। एंड एज यू नो कि जो आपके पास सेकंड पिक्चर है उसमें आपके पास ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, यानी कि DNA J इज एक्टिंग एज ATP और उस ATP को ADP में कन्वर्ट करता है, और उससे जो एनर्जी इंक्रीज होती है, मतलब कि उससे जो एनर्जी जो है वो इंड्यूस होती है, मतलब जो निकलती है उससे जो आपके पास C टर्मिनल होता है DNA K का वो क्लोज होता है, और इन शॉर्ट ये कि जो वो आपके पास वो जो प्रोटीन है, जो अनफोल्डेड प्रोटीन है, वो फोल्ड हो जाता है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ग्रैप है, ठीक है, इन यूकैरियोट जो आपके पास NEF है वो आता है और ADP की जगह पे ATP को लगा देता है। मतलब ये एक्सचेंज कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स को, बिकॉज ये जो ADP था ये इनिशियली क्या था, ATP, लेकिन जो आपके पास DNA J था उसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ADP में, जिससे आपके पास एनर्जी इंड्यूस हुई। और जब ये आपके पास ग्रैप आएगा, उस ग्रैप ने क्या करना है एग्जैक्टली, ADP की जगह पर इसने ATP लगाना, और जब ATP आके अटैच हुआ वापस DNA K के साथ, तो अगेन वो साइकिल अगेन से स्टार्ट हो गई। मतलब कि अगेन से उस ATP के अटैच होने की वजह से वो प्रोटीन ओपन कन्फर्मेशन में आ गया, और जो आपके पास DNA J था और जो आपके पास अनफोल्डेड प्रोटीन वो फोल्ड होकर उस सिस्टम से बाहर निकल गया। तो एक साइकिल इस तरह से चलती रहती है, और ये इस मैकेनिज्म के जरिए से ये जो आपके पास HSP70 सिस्टम है ये उस प्रोटीन को फोल्ड करता है।